नमस्कार साथियों। डीएम इंसाइक्लोपीडिया कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक सर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी भी डीएम इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये इंफॉर्मेटिव क्लासेस सभी उन 12th क्लास के बच्चों के साथ शेयर हो सके जो इस साल बोर्ड का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पिछली क्लासों में हमने पार्ट 1 के 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो शुरू करेंगे वो है चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम थिंकर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो जैनिज्म और किस तरीके से जैनिज्म का राइज होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। चलते हैं दोस्तों, अब की बार 90 पार। तो दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया किस तरीके से जब वैदिक सोसाइटी का एंड होता है, यानी कि वैदिक सोसाइटी का टाइम पीरियड जैसे हमने डिस्कशन किया था 1500 बीसी से लेके 600 बीसी का टाइम पीरियड होता है। और 600 बीसी के अंदर भी जो लास्ट में जो अंतिम हम लेटर वैदिक के टाइम पीरियड की बात करें, जब 3 वेद लिखे गए थे, सामवेद, यजुर्वेद और सबसे लास्ट में अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के आते आते ब्राह्मणवाद में इतने सारे चैलेंजेस आए थे, इतने सारे लोग अंधविश्वास की ओर चले जाते हैं कि एक नई दिशा की ओर मौका मिलता है, जहां पर नए थिंग्स, नए विचार और नई आइडियोलॉजी डेवलप होती है, जिसका नाम था भारत में 6th सेंचुरी बीसी के आसपास जो राइज हुए नई थॉट, वो थे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। आज हम उन्हीं चैप्टर पर डिस्कस करेंगे जैनिज्म और बुद्धिज्म के आइडियोलॉजी। लेकिन इसके एविडेंसेस कहाँ से मिले, इससे थोड़ा सा पहले हम थोड़ा जानेंगे भोपाल के इतिहास के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दोस्तों, कि द सोर्स ऑफ रिकंस्ट्रक्ट द कल्चरल डेवलपमेंट बिटवीन 6th सेंचुरी बीसी टू 6th सेंचुरी सीई, यानी कि किस तरीके से 600 बीसी से लेके 600 सीई यानी कि कॉमन एरा के टाइम, यानी कि जो 1200 साल का टाइम पीरियड था, इस समय के अंदर जो इनके जो 1200 साल का टाइम पीरियड है, इसमें किस तरीके से कल्चरल डेवलपमेंट शुरू होता है। तो हमारे पास यहाँ पे एविडेंसेस है बुद्धिस्ट, जैनिज्म एंड ब्राह्मणिकल टेक्स्ट रिटन इन वेरियस लैंग्वेज। यहाँ पे कई सारे ऐसे हमारे पास टेक्स्ट हैं जिसमें जैनिज्म भी है, बुद्धिज्म भी है और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट भी है, जो कई सारी भाषाओं के अंदर लिखे गए हैं, और इनसे हमें भारत की कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मटेरियल रिमेन्स इंक्लूडिंग मॉन्यूमेंट्स, इनके कई सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो हमें बताते हैं, मटेरियल से जो हमें इतिहास के बारे में बताते हैं। इसके अलावा इंस्क्रिप्शन हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि स्तूपा एट सांची, जहाँ आज हम डिस्कशन करेंगे स्तूप किस तरीके से रोल प्ले करते हैं उस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म को जानने में। यानी कि हम बात करें स्तूप की, तो हम बेसिकली हम बात करेंगे हम बुद्ध बौद्ध धर्म को किस तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है ना। इससे पहले हम देखते हैं कि ग्लिम्स ऑफ सांची, सांची किस तरीके से ग्लिम्स रोल प्ले करता है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके का एक रोल प्ले करता है। तो सांची स्तूप सिचुएटेड एट सांची कानखेड़ा, यानी कि ये जो सांची का स्तूप था वो कनखेड़ा विलेज के अंदर था। और ये कनखेड़ा विलेज कहाँ पर है? ये भोपाल में। और भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के भोपाल के गांव कानखेड़ा में इसके स्तूपों के एविडेंसेस हमें मिलते हैं, यानी कि सांची का स्तूप हमें मिलता है। सांची का स्तूप जो है वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय एम्परर अशोका इन 3rd सेंचुरी बीसी, यानी कि सांची के स्तूप का जो कंस्ट्रक्शन था वो किया था अशोक ने, क्योंकि अशोक ने ही अपने समय में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। और इसलिए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अशोक ने एक और रोल प्ले किया जब इन्होंने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया 3rd सेंचुरी बीसी में। इसके अलावा हम देखेंगे जो सांची का स्तूप था, इसको डिस्कवर किया गया था 1818 में सांची के स्तूप के एविडेंसेस हमें प्राप्त हुए। फ्रेंच sought शाहजहां बेगम्स परमिशन टू टेक अवे द ईस्टर्न गेटवे, यानी कि जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी, इन्होंने क्या करा, उस समय जो भारत में सुल्तान का टाइम पीरियड था, शाहजहां बेगम से उन्होंने परमिशन मांगी कि भाई वो ईस्टर्न गेट को ले आकर फ्रांस में ले लेके जाना चाहते हैं, विच वॉज बेस्ट प्रिजर्व। और उन्होंने कहा कि यहाँ पे फ्रेंच में यानी कि फ्रांस में ले आने के बाद ही सबसे अच्छे से प्रिजर्व रह सकेगा, टू बी डिस्प्ले अ म्यूजियम इन फ्रांस, ताकि फ्रांस के म्यूजियम में इसको दिखाया जा सके। सम इंग्लिशमैन ऑल्सो वांटेड टू डू सेम, कुछ ऐसे ही इंग्लिशमैन ये भी चाहते थे कि वो इंग्लैंड में इसको लेकर जाए। लेकिन क्या होता है, द रूलर्स ऑफ भोपाल शाहजहां बेगम एंड हर सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम। अब एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भाई आता है कि सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम जो है किस तरीके से रोल प्ले करती है प्रिजर्व करने में सांची के स्तूप को। तो ये यहां से बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द एंशियंट साइट। अब ये मनी प्रोवाइड करते हैं ताकि ये जो एंशियंट साइट है उसको प्रिजर्व किया जा सके, क्योंकि इसमें भारत का इतिहास छुपा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, सुल्तान जहां बेगम फंडेड द म्यूजियम दैट वाज बिल्ट
there as well as the guest house where John Marshall lived and wrote volumes on सांची। अब क्या करते हैं, सुल्तान जहां बेगम फंड प्रोवाइड करती है ताकि वहां पे म्यूजियम बनाया जा सके, और म्यूजियम के साथ ही वहां पे इन्होंने एक गेस्ट हाउस भी बनाया जहां पर जॉन मार्शल ना केवल रहे बल्कि सांची के ऊपर वॉल्यूम भी लिखते रहे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सुल्तान जहां बेगम। नेक्स्ट हम देखें, शी ऑल्सो फंडेड द पब्लिकेशन ऑफ द वॉल्यूम्स, इसके अलावा इन्होंने पब्लिकेशन के लिए भी फंड दिए। ठीक है, जॉन मार्शल डेडिकेट हिज इंपॉर्टेंस वॉल्यूम ऑन द सांची टू सुल्तान जहां, और इस तरीके से जो जॉन मार्शल थे इन्होंने सुल्तान जहां बेगम के लिए क्या किया, सांची की स्तूप के लिए वॉल्यूम जो थे वो इंपॉर्टेंट वॉल्यूम को डेडिकेट किया, लिखा और इस पर उन्होंने स्टडी करी। सांची स्तूप इज नाउ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आज हम देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोटेक्शन में सांची का स्तूप है। ठीक है ना, तो सांची के जितने भी एविडेंसेस हमें वहां से मिले, तो आज हमारे पास हम देखेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कंट्रोल में। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो फाउंडर थे वो कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, जिस जैसे कि हम अपने चैप्टर नंबर 1 में समझ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, the mid millennium BC, 6th century BC is often regarded as turning point in the world history। अब हम देखेंगे क्या 6th century BC में ऐसा हुआ कि पूरे इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट होता है। हम बात करते हैं ये जो एमरजेंस से कई सारे थिंकर्स राइज होते हैं, इस समय कई सारे विचारक आते हैं, कई सारे थिंकर्स राइज होते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जरासूत्रा ईरान के अंदर, हालांकि हमें ये पढ़ना नहीं है। कॉन्गजी चाइना के अंदर, ऐसे सुकरात प्लेटो एंड एरिस्टोटल ग्रीस के अंदर राइज हुए, और हमारे भारतवर्ष के अंदर राइज होते हैं दो अलग थिंकर्स जिनका नाम था महावीर, यानी कि ये वही महावीर है जो वर्धमान के नाम से इनका बचपन का नाम था, और ये महावीर जैन वही हैं जिन्होंने रियल रूप में जैन धर्म की स्थापना की। उसके अलावा हम देखते हैं कि इस समय गौतम बुद्ध भी थे, महात्मा बुद्ध भी थे, जिन्होंने भारत में एक नई विचार के साथ राइज हुई। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे जैनिज्म के ऊपर ही, ठीक है, और बुद्धिज्म पे। अब हम देखेंगे क्या ऐसी कंडीशंस राइज होती है जिसकी वजह से ये थिंकर्स राइज हो रहे हैं, जैन धर्म राइज हो रहा है, बौद्ध धर्म राइज हो रहा है। आखिर इसका बैकग्राउंड क्या था, इस बैकग्राउंड को समझना भी उतना ही जरूरी हो जाता है जितना कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट आर द कॉजेज टू राइज द न्यू रिलीजियन बिलीव्स, रिलीजियस मूवमेंट इन 6th century BC, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस तरीके से जैन धर्म या बौद्ध धर्म का राइज होता है, उसका क्या कारण था। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि वैदिक फिलोसफी हैड लॉस्ट इट्स ओरिजिनल प्योरिटी, यानी कि जो वैदिक सोसाइटी थी वो अपनी ओरिजिनल प्योरिटी को खो चुके थे। इसके अलावा बिकेम कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द सुपरस्टिशंस, डॉगमास एंड रिचुअल। तो कई सारे ऐसे रीजन रहे, जैसा कि क्या हुआ 6th century BC के आते आते, यानी कि जब 6th century BC अपने एंड की ओर चलता है, तो हम देखेंगे जो अथर्ववेद का टाइम पीरियड है इसमें बहुत ज्यादा ब्राह्मण जो था, जो ब्राह्मण या वैदिक फिलोसफी थी, उनमें बहुत ज्यादा अपनी प्योरिटी को खोने लगते हैं, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा सुपरस्टिशन अंधविश्वास शुरू होने लगता है, और कर्म कांडों में इतने लिप्त हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं लोग वैदिक सोसाइटी से या वैदिक फिलोसफी से दूर हटकर एक नए धर्म, एक नई विचारधारा की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, और इसके अलावा क्या कारण था, अर्लियर सेक्रीफाइसेस परफॉर्म कलेक्टिवली, यानी कि कई सारे ऐसे परफॉर्म थे जो कलेक्ट किए गए थे, लेटर परफॉर्म बाय द हेड्स ऑफ द हाउस होल्ड। इसके अलावा जो हाउस होल्ड थे वो उस तरीके से रोल प्ले करते, जैसे यजनास होते थे, यज्ञ वगैरह होते थे, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। ठीक है ना, इसके अलावा हम देखेंगे सुप्रीमेसी ऑफ द ब्राह्मण्स क्रिएटेड अनरेस्ट इन द सोसाइटी। जो सुप्रीमेसी थी ब्राह्मण की, वो क्या करते थे, क्रिएट कर देते अनरेस्ट। किसमें अनरेस्ट को क्रिएट करिए, इस सोसाइटी में, क्योंकि लोगों में अंधविश्वास बहुत ज्यादा हो जाता है। अंधविश्वास, पैसा, मनी, बलि, ये इतनी ज्यादा भारत में ओरिजिन होने लगती है इस समय तक कि लोग अब चेंज करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं एक नए आइडियोलॉजी की ओर, एक नई विचारधारा की ओर। इसी समय हम देखेंगे क्षत्रिय रिएक्टेड अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल डोमिनेशन। अब जो क्षत्रिय क्लास थी, जो क्षत्रिय वर्ण था, वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के अगेंस्ट राइज करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, और इंट्रोडक्शन अ न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी, और एक नई एग्रीकल्चर इकोनॉमी भी यहाँ पे राइज होती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि द डिजायर ऑफ द वैश्यास टू इम्प्रूव देयर सोशल पोजीशन विद द इंक्रीज ऑफ इकोनॉमिक पोजीशन ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द ट्रेड, यानी कि जैसे जैसे ट्रेड बढ़ने लगता है वैसे वैसे वैश्य भी एक नई विचारधारा की, एक नए सोच के साथ अपने आप को चेंज करते हैं। और ये वे सभी कारण है जिसकी वजह से 6th century BC में भारत में एक रिलीजियस मूवमेंट शुरू होता है, या सेक्रीफाइस ट्रेडिशन शुरू होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं
न्यू क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या होते हैं, नए विचारधारा के साथ एक नए विचार भी, नए क्वेश्चन भी राइज होते हैं। जैसे फिलोसफिकल क्वेश्चन लाइक मीनिंग ऑफ लाइफ। अब एक नया क्वेश्चन राइज होता है कि भाई जीवन का अर्थ क्या है। दूसरा आता है लाइफ आफ्टर डेथ एंड रिबर्थ, यानी कि जीवन के बाद, यानी कि मृत्यु के बाद जीवन है या नहीं, या फिर से पुनर्जन्म की स्थापना है या नहीं। तो ऐसे कई सारे प्रश्नों पे भी अब क्वेश्चन मार्क लगने शुरू होते हैं, क्योंकि नए क्वेश्चन राइज हो रहे हैं, नए आइडियाज राइज हो रहे हैं। तो जिसकी वजह से भी 6th सेंचुरी BC में हम रिलीजियस मूवमेंट को उभरता देखता पाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डिबेट एंड डिस्कशन। कई सारे डिबेट और डिस्कशन भी इसका एक कारण होता है, जिसकी वजह से 6th सेंचुरी BC में रिलीजियस मूवमेंट शुरू होता है। अब हम देखते हैं 64 सेक्ट्स एंड स्कूल ऑफ थॉट एग्जिस्ट, यानी कि इस समय तक लगभग 64 स्कूल ऑफ थॉट एग्जिस्ट होते हैं, यानी कि ऐसे विचारधाराओं के विद्यालय स्कूल खोले जाते हैं। डिबेट यहाँ पर राइज होती है, जिसके अंदर हम देखेंगे कूथाग्रह, कूटाग्रहशाला, यहाँ पे कूटाग्रहशाला राइज होती है। महावीर एंड बुद्ध क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेदास। अब यहाँ पे महावीर जैन भी और महात्मा बुद्ध भी क्वेश्चन करने शुरू कर देते हैं, किसके, वेदास की अथॉरिटी में। क्या वेद अपने आप में वैलिड है, अथॉरिटी है उनको? तो इतने सारे क्वेश्चन जब राइज होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक नए धर्म की विचारधारा विकसित होने में मदद मिलती है। नेक्स्ट हम देखें द क्वेश्चन ऑफ कास्ट एंड लैंग्वेज। अब एक क्वेश्चन और आता है कास्ट और लैंग्वेज पर। द ब्राह्मण डोमिनेट्स द क्वेश्चन बाय क्षत्रियास। ये क्या करते हैं, डोमिनेशन क्षत्रियास द्वारा ब्राह्मण के डोमिनेशन पे क्वेश्चन आता है। मेजोरिटी ऑफ पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड संस्कृत लैंग्वेज, यानी कि भारत में जो अधिकतर भाषा लोग थे वो संस्कृत भाषा के लोग नहीं थे। जब संस्कृत भाषा के लोग नहीं थे, इन पर जबरदस्ती भाषा क्यों थोपी जाए, ऐसे कई सारे प्रश्न राइज हुए, जिसकी वजह से एक नए धर्म, एक नई विचारधारा का जन्म होता है 6th सेंचुरी BC भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राइज ऑफ न्यू इकोनॉमी। जो नई इकोनॉमी राइज होती है, उसके क्या क्या कारण थे। कारण नंबर 1, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर बाय यूज ऑफ आयरन, यानी कि हम देखेंगे इस समय भारत में आयरन के डेवलपमेंट होने की वजह से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और तेजी से बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से एक नई इकोनॉमी को जन्म मिलता है। दूसरा हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ कैटल वेल्थ इंक्रीज, यानी कि जो इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ कैटल है, वो वेल्थ को इंक्रीज करने में भी मदद करते हैं। थर्ड हम देखते हैं कि किलिंग ऑफ कैटल इन द सेक्रीफाइस अपोज, यानी कि अब कैटल्स को सेक्रीफाइस के लिए, यज्ञ के लिए बलि प्रथा की जो परंपरा थी, लोगों ने इस पे भी क्वेश्चन उठाया कि ये सब चीजें सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि न्यू रिलीजियस बेस्ड ऑन अहिंसा वेलकम, यानी कि जो नई विचारधारा थी वो किस पर बेस्ड थी, अहिंसा के आइडियोलॉजी पर बेस्ड थी। और उन्होंने कहा हमें किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करनी है। और इन्हीं सब की वजह से भारत में 6th सेंचुरी BC में राइज होता है जैनिज्म, एक आइडियोलॉजी, जो कि आज का हमारा टॉपिक है मेन, जैनिज्म। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग महावीर वाज द प्रोसीड बाय द 23rd अदर टीचर एंड तीर्थंकर्स। अभी तीर्थंकर्स कौन होते थे, तीर्थंकर एक्चुअल में अगर हम देखा जाए तो ये टीचर्स हुआ करते थे। टीचर कहाँ के, ये टीचर होते थे जैन धर्म के, जिनको तीर्थंकर भी कहा जाता था। लिटरली अगर हम देखें तो ये तीर्थंकर वो होते थे दोज हु गाइड मैन एंड वुमेन, जो महिला और पुरुष को गाइड करते थे अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि जीवन की जो नदी है उसको पार कैसे किया जाए, उनको वो मार्गदर्शन करते थे। और जैन धर्म में इनको तीर्थंकर कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू से क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि भाई फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे। तो यहां से एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि भैया याद रखना कि वृषभ देव जो थे वो पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के। और वृषभ देव को बुल के रूप में क्या किया गया है, एक सिंबल है इनका, सिंबल है इनका बुल। तो बुल के रूप में अगर प्रेजेंट होते तो उसका मतलब ये वृषभ देव है, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। उसके बाद हम देखते हैं कि 23वें तीर्थंकर जो थे वो थे पार्श्वनाथ, जिनको, जिनका सिंबल जो था वो स्नेक था। और जो 24वें तीर्थंकर और अंतिम अंतिम लास्ट तीर्थंकर थे वो थे वर्धमान, यानी कि महावीर जैन, जिनको लायन के रूप में, यानी कि शेर के रूप में क्या क्या है, सिंबल दिया गया है। और रियल फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन, और ये कौन थे, ये जैन धर्म के रियल फाउंडर थे। अब हम बात करते हैं जैन प्रिंसिपल, यानी कि जैन का सिद्धांत क्या थे। सबसे पहले हम देखें द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, यानी कि पूरा जो वर्ल्ड है, इवन इसमें चाहे स्टोन हो, रॉक हो, रिवर हो, वाटर हो, सबके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है। एक नई सोच थी, एक नई विचारधारा थी जैन धर्म की। नेक्स्ट,
नन इंजरी टू लिविंग बींग्स, किसी भी लिविंग बींग्स को इंजरी ना दिए जाए। स्पेशली हम बात करते हैं ह्यूमन की, एनिमल्स की, प्लांट की और इंसेक्ट, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे हैं, इंसान है और पशु हैं, इनके साथ किसी भी तरीके का क्या नहीं किया जाए, वायलेंस ना किया जाए। तीसरा हम देखते हैं द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्मा। अब एक नई विचारधारा और जन्म लेती है कि भाई ये जो शेप है, कर्म की जो शेप है, बर्थ और रिबर्थ, ये शेप लेते हैं कर्म के द्वारा, यानी कि कर्म के द्वारा ही व्यक्ति का जन्म और पुनर्जन्म आधारित है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एस्थेटिक एंड पेनेंस आर रिक्वायर्ड टू फ्री oneself फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्म, यानी कि जितनी भी तपस्या है नहीं, और वैराग्य, इन सबको पाकर ही हम कर्म के सिद्धांत से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, दिस कैन बी अचीव ओनली बाय द रिनाउंसिंग द वर्ल्ड, और इस तरीके से हम इस वर्ल्ड से, इस दुनिया से रिनाउंस कर सकते हैं, यानी कि त्याग कर सकते हैं। तो जीवन का त्याग तभी है जब हम इन सब चीजों को अचीव कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, और इस तरीके से ये जैन धर्म के प्रिंसिपल्स है। तो प्रिंसिपल नंबर 1 हमें जो ध्यान रखना है वो रखना है कि हमें किसी को भी क्या नहीं करना, पूरी जो वर्ल्ड है सब एनिमेटेड है, चाहे वो स्टोन हो, प्लांट हो, रॉक हो, इवन वाटर, सब में जान होती है। दूसरा जो था, किसी भी जीव के प्रति हिंसा ना करे, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ पौधे हो या कीड़े मकोड़े हो। ठीक है ना। और ये कहते हैं कि भाई जो रिबर्थ की जो शेप है वो किसके द्वारा निर्धारित होती है, कर्म के द्वारा निर्धारित होती है। और हम कर्म से कैसे फ्री हो सकते हैं, जब हम एस्थेटिक हो, तपस्या करें, है नहीं, मौन करें, ताकि हम वास्तविक जीवन से समझ सके। और जो लास्ट है इनको, ये तभी पाया जा सकता है जब हम इन सबको पाले, और इस तरीके से हम अपने जीवन से, इस संसार से मुक्त हो सके। तो ये थे जैन धर्म के प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे रूल्स फॉर जैन मॉन्क्स एंड नन्स, यानी कि जो भिक्षु और भिक्षुणी थी जैन धर्म की, उनके लिए क्या कुछ नियम है। तो यहाँ पे 5 वाउस, यानी कि 5 वाउस, यानी कि व्रत का वर्णन किया गया है। ये 5 व्रत कौन से थे, ये 5 व्रत थे। सबसे पहले हम बात करेंगे एब्स्टेन फ्रॉम लाइंग, यानी कि झूठ ना बोलता है, जिससे हम बोलते हैं सत्य। सत्य का मतलब होता है झूठ ना बोलना। तो इन 5 व्रतों में भिक्षु और भिक्षुणी, मॉन्क एंड नन्स के लिए ये क्या थे, रूल्स है। दूसरा रूल था एब्स्टेन फ्रॉम किलिंग, यानी कि अहिंसा, किसी भी जीव के प्रति हिंसा ना करें। पहला सत्य बोलो, दूसरा किसी भी जीव के प्रति हिंसा ना करना। तीसरा होता है अस्ते, अस्ते का मतलब एब्स्टेन फ्रॉम स्टीलिंग, चोरी ना करना, चोरी नहीं करनी चाहिए। चौथा जो व्रत था वो था एब्स्टेन फ्रॉम प्रोसेसिंग प्रॉपर्टी के अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि किस तरीके से हमें क्या करना है, हमें धन का इकट्ठा नहीं करना, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग नहीं करनी, इससे बिल्कुल परे रहना है। क्योंकि धन का जब हम इकट्ठा करते हैं और धन के ऊपर जब हम फोकस करते हैं, तो व्यक्ति का व्यवहार अमानवीय होने लगता है, और जिसकी वजह वजह से जैन धर्म में चौथा महावर्त यानी कि अपरिग्रह को जोड़ा गया है। लास्ट है वो है ब्रह्मचर्य, जिसे सेलिबेसी कहते हैं, यानी कि विवाह ना करना, शादी ना करना, ब्रह्मचर्य का जीवन यापन करना। और ये पांचों व्रत, कभी कभी एमसीक्यू के अंदर ये पूछ लेता है भाई ये जो पांचवा व्रत था वो किसने जोड़ा, तो ध्यान रखना महावीर जैन ने ये जो 5th वाव था वो ऐड किया था। इससे पहले जो 4 थे वो 23 तीर्थंकरों तक जोड़े जा चुके थे, ठीक है ना। और जो पांचवा महाव्रत था ब्रह्मचर्य, ये जोड़ा गया था महावीर जैन के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म का कहाँ कहाँ पे स्प्रेडिंग हुआ, पूरे भारतवर्ष में कहाँ कहाँ, या भारत से बाहर कहाँ कहाँ हुआ। जैना स्कॉलर्स प्रोड्यूस अ वेल्थ ऑफ लिटरेचर इन वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जैन के जितने भी वो स्कॉलर्स हुए, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कई सारी भाषाओं के अंदर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। बेसिकली इनकी जो मुख्य भाषा थी वो थी प्राकृत, इसके अलावा वो संस्कृत और तमिल भाषा में भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। For centuries, the manuscript of this text were carefully preserved in libraries attached to the temple. यानी कि मंदिरों के साथ जो अटैच लाइब्रेरी थी, उन लाइब्रेरी में इनके जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट थे उनको अच्छे से प्रिजर्व किया गया है। इसके अलावा some of these earliest stone sculpture associated with the religious tradition were produced by devotees of the Jain Tirthankars. Example for the गौतमेश्वरा स्टैचू ऑफ श्रवण बेलगोला। तो श्रवण बेलगोला के अंदर हम देखेंगे एक स्टैचू है गोमतेश्वरा का, और इस गोमतेश्वरा के अंदर हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे स्कल्पचर, स्टोन मूर्तियां हैं जो रिलीजियस ट्रेडिशन से रिलेट करती थी, और इनको यहाँ पर रखा गया है जो कहीं ना कहीं जैन धर्म को जानने में, समझने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, एमसीक्यू के क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पे एमसीक्यू में, तो हम देखेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपसे। पहला आपसे पूछ रहा है कि जैन धर्म का जन्म कहाँ हुआ, ऐसा क्वेश्चन वैसे आया नहीं कभी, और ना ही ऐसा क्वेश्चन कभी आता है। ठीक है,
तो फिर भी हमें पता होना चाहिए कि 540 से लेकर 468 में इनका जन्म और मृत्यु हुई, महावीर जैन की यानी कि वर्धमान की। इन ये जो थे रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि रियल फाउंडर थे। लेकिन अगर हम देखेंगे हु इज द फाउंडर ऑफ द जैनिज्म, तो हमें ध्यान रखना है कि जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव वे माने जाते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो महावीर जैन, ठीक है ना। इनका जन्म हुआ कुंडग्राम वैशाली में। यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आता। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, जो कि क्या थे, त्रिजिका क्लैन के हेड थे। मदर जो थी इनका नाम था त्रिशला, और इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था यशोदा। ठीक है, ये 12th के बेस पे क्वेश्चनों में नहीं आता। हाँ, कभी कभी अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो वो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो हम तैयारी नहीं करें। हाँ, हो सकता है कि ये CUET के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। इनकी बेटी जो थी इनका नाम था अनोजा प्रियदर्शनी, और इनके पति का नाम था जामिल। और जामिल वो व्यक्ति थे जो महावीर जैन के क्या बनते हैं, पहले शिष्य बनते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक्सेप्टेड द एस्थेटिक लाइफ एट द एज ऑफ 30 की लाइफ में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था। और उसके बाद अटेंड एनलाइटमेंट इन 42 ईयर्स, यानी कि 42 साल की उम्र में इन्होंने, है नी, रिजुपल्ली का रिवर के पास, है नी, जिम्बिक कर्मा अंडर द साल ट्री के नीचे इन्होंने क्या करा, ज्ञान प्राप्त किया। कहाँ पे किया, यहाँ पे एक रिवर थी जिसका नाम था रिजुकापल्ली। और रिजुकापल्ली कहाँ थी, जिम्बिक कर्मागा या ग्रामा, हम देखेंगे जिम्बिक ग्राम एक गांव था जहां पे बैठ के इन्होंने साल पेड़ के नीचे, यानी कि साल या वट वृक्ष के नीचे बैठकर इन्होंने क्या किया, ज्ञान प्राप्त किया। और इनकी जो मृत्यु थी 72 ईयर्स के अंदर इनकी मृत्यु हो चुकी थी। और अटेंड सुप्रीम नॉलेज, और इनको सुप्रीम नॉलेज मिली। और इस सुप्रीम नॉलेज होने की वजह से इनको एक टाइटल दिया गया था जिसका नाम था कैवल्य या कैवलिन। और इनको जिन भी कहा जाता है। जिन का अर्थ होता है, कैवलिन का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पर जीत हासिल कर ली। क्योंकि महावीर जैन ने क्या करा, महावीर जैन ने ज्ञान प्राप्ति के दौरान अपने शरीर पे से एक एक वस्त्र त्याग कर अपने शरीर पे कठोर, है नहीं, परेशानियां मुसीबतें झेली, और अंततः उन्होंने 42 साल की उम्र में ज्ञान प्राप्त किया। तो इसलिए महावीर जैन को कैवल्य ये जिन की उपाधि भी दी जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम नाउ ही कॉल्ड जैना। इसके बाद ये जैना कहलाए। इसके अलावा जितेंद्रिया या महावीर कहलाए गए। महावीर जैन को एक और टाइटल प्राप्त है जिनका नाम है अरिहंत। तो यहाँ से MCQ के क्वेश्चनों में पूछने के ज्यादा से ज्यादा चांस बन जाते हैं, इसलिए ये पोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कि त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म के क्या है, 3 रत्न है। सबसे पहले हम देखेंगे सम्यक दर्शन, यानी कि राइट फेथ, सच्चा या सच्चा विश्वास क्या है, एक सही फेथ क्या है, ये पता होना चाहिए। तो सम्यक दर्शन हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि वह किस दिशा की ओर मूव कर रहा है। दूसरा है सम्यक ज्ञान, यानी कि राइट नॉलेज, सही पता होना चाहिए कि हमें सही ज्ञान क्या है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान से बिल्कुल भटके पड़े हैं। तो इसलिए ये त्रिरत्नों के अंदर जैनिज्म के बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो त्रिरत्न है वो है सम्यक कर्म, यानी कि चरित्र, यानी कि हमें राइट कंडक्ट, हमारे को क्या करना चाहिए, एक अच्छा चरित्रवान व्यक्ति होना चाहिए। ये वे 3 रत्न हैं जो जैनिज्म में होना कंपलसरी है। तो त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म या सम्यक चरित्र, ये 3 हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे महावीर जैन का जब हुआ तो यहाँ पे कितनी काउंसिल हुई। तो महावीर जैन के समय में 2 काउंसिल हुई, यानी कि अभी तक महावीर जैन की जो थी वो 2 काउंसिल हुई थी। जबकि महात्मा बुद्ध की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम 4 काउंसिल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली जो हुई वो हुई 300 BC में। कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में। उस समय कौन शासक थे, उस समय के जो शासक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। अब हम देखेंगे, और इस समय तक जैन धर्म में 12 अंगास यानी कि 12 किताबें कंपाइल की जा चुकी थी। उसके बाद जो दूसरी हुई लगभग बहुत लंबे टाइम के बाद हुई 512 CE के अंदर। जो प्लेस था वो था वल्लभी, जो गुजरात में है। रूलर के बारे में कोई एविडेंस प्राप्त नहीं हुआ है। और इस समय तक हम देखेंगे 12 अंगास यानी कि बुक लिखी जा चुकी थी। और इसके अलावा 12 उपअंगास यानी कि अंगास 12 पहले लिखी जा चुकी थी। और सेकंड संगति के आते आते जो सेकंड काउंसिल हुई थी तब तक आते आते 12 उपअंग भी लिखे जा चुके थे, कंपाइल किए जा चुके थे। ठीक है। तो यहां से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना, MCQ के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता। नेक्स्ट हम देखेंगे जैन सेक्ट्स। तो हम देखेंगे जैन किस तरीके से इनके सेक्ट होते हैं, सिद्धांतों में किस तरीके से डेवलप होता है। तो ये 2 सेक्ट्स होते हैं इसके। पहला हम देखते हैं कि
हम समझते हैं इससे पहले कि क्यों ये सेक्स डाइवर्ट हो रहे हैं, क्यों दो एक आइडियोलॉजी डेवलप हो रही है। तो सब इससे पहले जानने के लिए हम देखेंगे कि 298 बीसी के अंदर एक सीरियस फेमिन ऑकर्स होते हैं मगध में, यानी कि मगध में भीषण अकाल पड़ने शुरू होते हैं। और ये अकाल लगभग 12 वर्ष तक भारत में, यानी कि मगध में, हम बात करें पटना की, बिहार की, तो यहाँ पे मगध चूंकि एक बहुत बड़ा साम्राज्य था उस समय तक, बिहार नहीं बल्कि बिहार और यूपी का भी कई सारा हिस्सा इसमें शामिल था। तो मगध के अंदर भीषण अकाल पड़ने लगते हैं, यानी कि खाने की इतनी ज्यादा कमी होती है, चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ से पलायन करना होता है। और भद्रबाहु वेंट श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला जो है कर्नाटक में है, विद चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य अपने साथ क्या करते हैं, भद्रबाहु जो कौन थे, ये जैन धर्म के गुरु थे, इनको अपने साथ लेकर कहाँ चले जाते हैं, श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले जाते हैं। और माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय के अंदर जैन धर्म को अपनाया था, और जैन धर्म की आइडियोलॉजी को अपनाने के कारण ही इस समय जो भद्रबाहु थे इनके साथ श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे ही ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले जाते हैं तो इसी समय मगध के अंदर एक नई आइडियोलॉजी डेवलप होती है जिसका नाम था श्वेतांबर। अब हम देखते हैं श्वेतांबर क्या होता है। श्वेतांबर एक अन्य सेक्ट है नहीं, हमने पढ़ा है कि जैन धर्म में टू सेक्ट्स राइज हुए, दो आइडियोलॉजीज राइज हो रही थी। एक थी श्वेतांबर जो व्हाइट कपड़े पहनते थे, जैसा कि आज भी हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो जैन धर्म को फॉलो करते हैं, जो व्हाइट कलर का मास्क पहने होते हैं और व्हाइट कलर का उनका ड्रेस कोड होता है। और इसी के बेसिस पे इनको ना जाना जाता है श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करे होते हैं। और इसके जो फाउंडर थे वो थे स्थूल भद्र। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर पूछा था, हु वाज द फाउंडर ऑफ द श्वेतांबर सेक्ट। तो श्वेतांबर सेक्ट के जो फाउंडर थे वो थे स्थूल भद्र। और दूसरा था दिगंबर। दिगंबर वो होते हैं जो नेक्ड अटायर होते हैं, इनके क्लोथलेस होते हैं, कपड़े नहीं पहनते, है नहीं। और फाउंडर जो होते हैं इसके वो होते हैं भद्रबाहु। तो इस तरीके से जो हमारा चैप्टर है, यानी कि जो इस चैप्टर का पार्ट 1 है वो कंप्लीट होता है। आने वाली जो क्लास है नेक्स्ट क्लास, उसमें हम बात करेंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो दोस्तों अगर आपने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि और इंपॉर्टेंट क्लासेस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाली है मैं आपके साथ लगातार लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।